हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हमें वीकली बैंकिंग और फाइनेंस अफेयर्स में 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक की सारी न्यूज़ को कवर करना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 का बैच हमारी ऐप पे आ चुका है, जिसके अंदर पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके सब कुछ इंक्लूड होगा। सारे जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगी, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस विद डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन एंड 10 मॉक पेपर्स भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होंगे। तो आज की जो न्यूज़ है उसको शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो नवरत्ना कंपनीज ऐड हुई हैं, 15th एंड 16th दो नवरत्ना कंपनीज ऐड हुई हैं जो आज की वीकली अफेयर्स की सुर्खियां बटोर रही हैं। जो न्यूज़ उसको बता रही हूं मैं। उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है, फोर्ब्स की लिस्ट आई है। फोर्ब्स की लिस्ट आई है जिसके अंदर इंडिया के कौन-कौन से टॉप मिलेनियर या बिलियनियर मैं कहूं वो इस लिस्ट के अंदर है, उसको अब हम देखेंगे। मेनली ये 3 है, और भी न्यूज़ है, उसको साथ-साथ देखते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ अपने पास है दैट इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया का क्या रैंक रहा है? बहुत बुरा रैंक रहा है। 111 रैंक अपना रहा है 125 कंट्रीज में से। हमारा जो स्कोर रहा 28.7 रहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अंदर। इंडिया पिछले साल की तुलना में 4 पोजीशन पीछे चला गया। 2022 में 107 रैंक था अपना 121 कंट्रीज में से, और 2021 में देखें तो 101 रैंक था 116 कंट्रीज के अंदर। लेकिन अब की बार 125 कंट्रीज में 111 रैंक अपना है। टॉप परफॉर्मर कौन है? मतलब कि ऐसे कौन से देश हैं जिनका स्कोर जो है वो 5 से भी कम रहा है, लेस देन 5 है, ठीक है? और जिनको कोई इंडिविजुअल रैंकिंग नहीं दी, दे आर कलेक्टिवली रैंक्ड 1 टू 20। बस कलेक्टिवली उनको रैंक दे दिया 1 टू 20, इंडिविजुअल कोई रैंक नहीं दिया। ये कौन है? बेलारूस है, बोस्निया, ये हर्जेगोविनिया, चिले, चाइना, क्रोएशिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, कुवैत, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, मॉन्टेगिनो मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, टर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात्स एंड उरुग्वे। ये ऐसे हैं जो सबसे नीचे हैं, 20 सबसे नीचे, यानी सबसे बुरे परफॉर्मर्स हम इनको कहेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में अगर बताएं तो ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो ये बताती है कि ग्लोबली, रीजनली और कंट्री लेवल पे जो हंगर का ट्रैक है वो कैसा चल रहा है। यानी हंगर को ट्रैक करते हैं ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और कंट्री लेवल पे। इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करते हैं दो लोग मिलके, दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलके। पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन है? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है जर्मनी बेस्ड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, ये दोनों मिलके इसको हर साल पब्लिश करते हैं और 2006 से इसको पब्लिश करना शुरू हो चुका है। इसके अंदर क्या-क्या चीज देखते हैं? सबसे मेन होते हैं इसके 4 इंडिकेटर्स। 4 इंडिकेटर्स में सबसे पहला अंडर नरिशमेंट, कि कितने लोग ऐसे हैं जो सफिशिएंट कैलोरी इनटेक नहीं ले पा रहे हैं। उसके बाद है चाइल्ड स्टंटिंग, ये देखा जाता है कि एज के हिसाब से हाइट कितने लोगों की कम है। तो यानी अंडर न्यूट्रिशन होता है तभी होता है कि एज के हिसाब से हाइट कम है। फिर है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? व से वेस्टिंग, व से वेट, ऐसे याद रखा करो। डब्ल्यू से वेस्टिंग, डब्ल्यू से वेट, यानी कि हाइट के हिसाब से इन लोगों का वेट कम है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वेट भी बढ़ना चाहिए। पर बच्चों की हाइट तो बढ़ रही है, वेट नहीं बढ़ रहा, इसको चाइल्ड वेस्टिंग कह रहे हैं। उसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब क्या है? 5 साल के होने से पहले ही कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, ये चाइल्ड मोर्टेलिटी है। इन 4 इंडिकेटर्स पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकाला जाता है। 100 पॉइंट का एक स्केल होता है जहां पे 0 मिलता है बेस्ट स्कोर, 0 का मतलब जीरो हंगर, जहां पे कोई हंगर नहीं है, कोई भूखा नहीं सो रहा है, और 100 का मतलब है वर्स्ट यानी हाई लेवल हंगर। इनके अंदर इस स्केलिंग को करने के लिए हम क्या-क्या देखते हैं? 1/3 वेटेज देते हैं अंडर नरिशमेंट को, 1/6 देते हैं चाइल्ड स्टंटिंग को, चाइल्ड वेस्टिंग को भी 1/6 और 1/3 चाइल्ड मोर्टेलिटी को। इन चारों इंडिकेटर्स को वेटेज मिलता है। जो भी डाटा इसके अंदर लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है? यूनाइटेड नेशन से, यूनिसेफ से, एफएओ से,
डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे से, यानी बहुत ऑथेंटिक डाटा इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। आप याद रखेंगे जैसे कुछ कुछ साल होते हैं ना जिसको हम बेस ईयर मानते हैं, ऐसे ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए सन 2000, 2008 और 2015 को ये ओनली डाटा होता है जिसको हम वैलिड कंपैरिजन मानते हैं, मतलब कंपेयर करना हो तो इन्हीं 3 सालों से करते हैं। 2023 की रैंकिंग की बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जो कंट्री का स्कोर है वो 20 से 34.9 अगर किसी का हो रहा है, मैंने क्या कहा 0 से 100 का स्केल है, तो 20 से लेके 34.9 किसी भी देश का अगर स्कोर है तो वहां पे सीरियस लेवल ऑफ हंगर है, और इंडिया इसी में है, यानी इंडिया का स्कोर 28.7 है और इंडिया में सीरियस लेवल ऑफ हंगर है। ठीक है, 2023 में 9 कंट्रीज अलार्मिंग कैटेगरी के ऊपर रखी हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरे हालात। 34 कैटेगरीज सीरियस कैटेगरी में रखी हैं। ठीक है, यानी 9 कैटेगरीज ऐसी हैं जो 20 से भी कम जिनका स्कोर है। ठीक, और स्कोर और ये जो 0 टू 100 पॉइंट स्केल, इनको मिक्स नहीं करना है। 0 टू 100 पॉइंट स्केल तो ये स्केल है, ठीक है, जैसे पीएच का स्केल होता है, लेकिन जो स्कोर है वो जितने कम है उतने बुरे हैं। स्कोर जितना कम उतना बुरा। ठीक है, जितना ज्यादा स्कोर है उतना अच्छा है। और यहाँ पे आपका पॉइंटर जितना कम है, 0 का मतलब नो हंगर। ठीक है, 0 का मतलब नो हंगर, तो जिसका स्कोर 20 से कम है वो अलार्मिंग है, 20 से 34 है वो सीरियस है। इंडिया सीरियस में है 28.7, 37 कंट्रीज मॉडरेट कैटेगरी में है और 50 कंट्रीज लो कैटेगरी के अंदर है। इंडिया के सिनेरियो की बात करें, इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग जो है वो 18.7% है इन द वर्ल्ड, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, 18.7। अंडर नरिशमेंट की बात करें तो इंडिया ने इंप्रूवमेंट दिखाया है। 2000 के अंदर 18.3 स्कोर था, 2023 में 16.6 रहा। चाइल्ड स्टंटिंग एंड मोर्टालिटी में इंडिया रिड्यूस्ड इट चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, हमने अपना चाइल्ड मोर्टालिटी रेट रिड्यूस किया है, 9.2 से हम 3.1 पे गए हैं। मतलब पहले पहले 100 में से 9 बच्चे अगर मर रहे थे, 1000 में से 9 बच्चे अगर मर रहे थे, अब 3 बच्चे ही मर रहे हैं। ठीक है, इंडिया ने चाइल्ड स्टंटिंग में भी इंप्रूवमेंट दिखाई है। 2009 में हम 51 की स्कोर पे थे और 2023 में 35.5 पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये इंडिया के सिनेरियो है जिसके बारे में बात की। अब अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इंडिया का जो स्कोर है बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है। पिछले 8 सालों के अंदर हमने 0.5 स्कोर ही, मतलब अगर हम एवरेज ले तो 0.5 पॉइंट्स ही हम अच्छा बेटर हुए हैं पिछले 8 साल के अंदर। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान का रैंक 102 है, बांग्लादेश का 81 है, नेपाल का 69 है और श्रीलंका का 60th है। ये सब रैंकिंग है इंडिया के नेबरिंग कंट्री की जो इंडिया से बहुत बेटर है। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 18.3 जो है वो अपना ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ग्लोबल स्कोर रहा है, जो काफी कम है। ठीक है, 2015 से 0.8 लेस कंपेयर है। 2015 में ग्लोबल स्कोर था 19.1 और 2023 में हुआ है 18.1, जो मॉडरेट कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल शेयर ऑफ अंडर नरिशमेंट पीपल जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ गए हैं। 2017 में 7.5% थे, अब 9.2% है 2022 में। अफगानिस्तान, हैती एंड 12 सब सहारन कंट्रीज ये वर्स्ट परफॉर्म कर रही हैं। अफगानिस्तान, हैती एंड सब सहारन कंट्रीज। रीजन वाइज सिनेरियो की अगर बात करें तो साउथ एशिया और अफ्रीका के रीजन जो है सहारा वाले काफी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। सीरियस हंगर की प्रॉब्लम है वहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, काफी सीरियस प्रॉब्लम देखी जा रही है। वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका का जो रीजन है वो 3rd हाईएस्ट हंगर लेवल पे है। ठीक है, मॉडरेट बताया है इस वाले रीजन को। यूरोप और सेंट्रल एशिया के रीजन को लोएस्ट जीएचआई स्कोर है जिनका, मतलब हंगर लेवल काफी लो है वहां पे। हंगर लेवल, भूख जो है बहुत कम है वहां पे, अच्छा है, मतलब यूरोप और सेंट्रल एशिया के अंदर। ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है, क्योंकि चाइना के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ सेकंड लोएस्ट है। भूख भाग जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक सा है। ठीक है, तो रीजन वाइज सिनेरियो की हम लोगों ने बात की, कंट्री वाइज की हमने बात की। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जितने भी देश है ना टॉप परफॉर्मर है। ठीक है, 20 कंट्रीज के अंदर टॉप परफॉर्मर है ये, जिनका जो स्कोर रहा है वो 5 से भी कम रहा है। इनका स्कोर 5 से भी कम रहा है। ये याद रखोगे कौन कौन से देश इसके अंदर है। ठीक है, तो ये पूरा आपका बात थी हंगर इंडेक्स के बारे में। अच्छा, उसके बाद अगर हम लैटिन अमेरिका और कैरिबियन की बात करें
तो ये वो ओनली रीजन है जिनका स्कोर इंक्रीज हुआ है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड के पास जो नेशंस हैं, कैरिबियन नेशंस जिनको कहते हैं, जिनका स्कोर इंक्रीज हुआ है, 8 से 8.6 हुआ है। अभी आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड हंगर डे जो है 28 मई को मनाया जाता है, 28 मई को, ठीक है? और इस बार की जो थीम थी दैट इज सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू हंगर एंड पॉवर्टी। अभी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड का, ठीक है? और 5.39 करोड़ पेनल्टी पेटीएम पेमेंट बैंक पे इंपोज की है। ये दो न्यूज है आरबीआई को लेके, ठीक है? एक तो है आरबीआई ने इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, और दूसरी न्यूज है आरबीआई ने 5.39 करोड़ पेनल्टी पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर लगाई है। सबसे पहली न्यूज को डिस्कस करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है जो तमिलनाडु चेन्नई बेस्ड एक ब्रांच थी इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड। अब होगा क्या, इसके अंदर वो दो तरीके की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। एक तो जो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की तरह वो ट्रांजैक्शंस करते थे वो नहीं कर सकेंगे अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, और दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह वो ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएंगे अंडर आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है? तो हाउसिंग फाइनेंस की तरह भी वो काम नहीं कर पाएंगे और एनबीएफसी की तरह भी वो काम नहीं कर पाएंगे। ये जो डिसीजन लिया है आरबीआई ने वो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंडर सेक्शन 29A(6) को यूज करके लिया है। जो ये आपका इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड है, इसको 1991 में स्टैब्लिश किया था। इसमें मेजर पार्टनर कौन है? 51% इसके पार्टनर है इंड बैंक हाउसिंग इंडियन बैंक, ठीक है? और 25% है हुडको। हुडको मतलब कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है? इन दोनों का मिलके जो है वो ये इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड बना है, जिसका अभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज क्या है उसको देखो। आरबीआई ने 5.39 करोड़ का पेनल्टी लगाया है पेटीएम पेमेंट बैंक पे 12 अक्टूबर 2023 को। ये क्यों लगाया है और कौन से एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आरबीआई ये लगा सकता है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग सेक्शन 47A(1)(c) के अंडर ये बात लिखी हुई है। ये जो पेनल्टी है, कुछ पेनल्टीज ये जो पेनल्टी है ये नॉन कंप्लायंस के लिए लगाई है, यानी कि कुछ बातें पेटीएम पेमेंट बैंक ने आरबीआई की नहीं मानी जिसके चलते ये काम किया गया है। पेनल्टी नॉन कंप्लायंस के लिए लगाई है। उसके बाद देखिए किस किस चीज के लिए लगाई है, ये रीजंस दे रखे हैं। एक तो जो इनहेंसमेंट ऑफ मैक्सिमम बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने पे आपका कितना बैलेंस इनहेंस हो गया है, इसकी जानकारी आरबीआई को देनी होती है, इन्होंने नहीं दी, ठीक है? दूसरा, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो भी साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अनयूजुअल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग देनी होती है, ये उस रिपोर्टिंग में लेट हो गए। फिर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को ज्यादा सिक्योर करना है यूपीआई इकोसिस्टम को यूज करते हुए, ये वो काम भी तरीके से नहीं कर सके। अब आरबीआई ने एक स्पेशल स्क्रूटनी सिस्टम ऑडिट बिठाया इस बैंक के ऊपर और वहां पता लगा ये बहुत सारी बातों को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, नॉन कंप्लायंस में है। यानी कि क्या किया है, इसकी मॉनिटरिंग की, इसने बहुत सारी रेगुलेटरी लिमिट्स को ब्रीच किया है, तोड़ा है, साइबर इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करने में डिले किया है, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो तरीके से नहीं लिए हैं, और इसलिए आरबीआई ने कहा है कि आप इन सभी जो आपने नॉन कंप्लायंस किया है, नॉन कंप्लायंस का मतलब जो बातें आपने हमारी नहीं मानी है, प्लीज उसको एक्सप्लेन कीजिए, और 5.39 करोड़ की पेनल्टी इनके ऊपर लगा दी है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, सिडबी ने और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक एमओयू साइन किया है ताकि एमएसएमई को रिमोट एरिया में फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके। एक बात याद रखना, जो पेमेंट बैंक्स होते हैं वो कभी भी लोन नहीं देते, लेकिन दूसरे के पैसे को आगे पहुंचा सकते, समझना। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या कोई भी पेमेंट बैंक अपना लोन कभी नहीं देगा, अपने पैसे का लोन कभी नहीं देगा, पर दूसरे का एजेंट बन सकता है उसका पैसा आगे पहुंचाने में। तो इसी तरीके से सिडबी का एजेंट बन गया है, सिडबी का पैसा एमएसएमई लोगों तक पहुंचाने में, ठीक है? रिमोट एरियाज क्या होते हैं जहां पे कोई सुविधा नहीं है, वहां पे इस सुविधा को पहुंचाने के लिए। तो सिडबी क्रेडिट देगा, सिडबी का पैसा होगा, और ट्रांजैक्शन सर्विसेज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक देगा, ठीक है?
की पॉइंट्स की अगर बात करें तो जो पार्टनरशिप है, इन दोनों की पार्टनरशिप, इससे फायदा क्या होगा, सिडबी का क्रेडिट आराम से पहुंच जाएगा और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ऐड भी होगी और इसकी सर्विसेज यूज होगी। ठीक है, ये अपने कस्टमर को क्यूआर बेस्ड सॉल्यूशंस दे सकता है, यूपीआई क्या माध्यम दे सकता है। ठीक, और जितने भी डाक सेवक्स हैं उनकी स्किल को अपग्रेड करने के लिए कुछ ज्वाइंट प्रोग्राम्स चला सकते हैं दोनों। ठीक है, और इन्होंने एक हैकाथन फॉर इनोवेशन चलाने की भी बात कही है, ताकि जो लाइवलीहुड एंटरप्राइजेस है उसको प्रमोट किया जा सके। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो एमडी सीईओ जयंती वेंकटरामू है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 2018 में बना था। मोटो है एवरी कस्टमर इज इंपॉर्टेंट, एवरी ट्रांजेक्शन इज सिग्निफिकेंट एंड एवरी डिपॉजिट इज वैल्यूएबल, नो मैटर द वैल्यू। ठीक है, तो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। इसकी बात अगर मैं करूं, ये डेबिट तो करेगा, मतलब कि ये आपका डिपॉजिट लेगा, लेकिन कितना, 2 लाख रुपीज पर ईयर पर पर्सन। ठीक है, ये लिमिट होती है डिपॉजिट की। ये आपको लोन नहीं देगा, यानी ये डेबिट कार्ड तो देगा, डेबिट कार्ड तो देगा, क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। और क्या होता है इसमें, ये एनआरआई का अमाउंट डिपॉजिट नहीं करता। ये कुछ पेमेंट बैंक्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, आईसीआईसीआई बैंक ने एक आई फाइनेंस नाम का वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है सेविंग और करंट अकाउंट वाले लोगों के लिए कह दिया। जैसे मान लीजिए मेरा खाता ए बैंक में भी है, बी में भी है, सी में भी है, मैं चाहती हूँ मेरा टोटल कहाँ कहाँ मेरा कितना पैसा है वो मैं देख सकूं, तो आईसीआईसीआई बैंक ने आई फाइनेंस नाम का, ये सबसे पहला ऐसा आईसीआईसीआई बैंक ने खोला है, एक न्यू फीचर वाला एक ऐप लॉन्च कर दिया है, या मैं कहूँ एक सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जहां पे आप अपना कंसोलिडेटेड अमाउंट यानी टोटल अमाउंट सेविंग और करंट अकाउंट्स में कितना है पूरे इंडिया के अंदर इसको देख सको। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक लेवरेजेस अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, अकाउंट एग्रीगेटर की तरह ये काम करेगा। ये जो है आईसीआईसी बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा। ये आई मोबाइल पे एप्लीकेशन नाम से इनकी एप्लीकेशन है, जहां पे जाके आप अपना आई फाइनेंस का ऑप्शन क्लिक करके और अपना डिटेल देख सकते हो। इसके फीचर क्या है, आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा सभी अकाउंट्स के लिए, एक सिंगल डैशबोर्ड कि पीएनबी में मेरा ये अकाउंट है, एसबीआई में मेरा ये अकाउंट है। ठीक है, आप अपनी इनकम की समरी बना सकते हैं, कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, एक्सपेंडिचर का आपने कितना पैसा कहाँ खर्चा है कैटेगरी बना देंगे, इतना इंफ्रा पे लगा रहे हो, इतना यहाँ लगा रहे हो, इतना यहाँ लगा रहे हो। ठीक है, रियल टाइम बेसिस पे आप अपने कुछ अकाउंट्स को लिंक या डीलिंक भी कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है फला बैंक को भी मैं लिंक करना चाहता हूँ, आप कर सकते हो, या इसको डी लिंक करना है आप कर सकते हो। ठीक है, एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट भी ये देगा सभी के सभी लिंक्ड बैंक अकाउंट्स का। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज है, इरकॉन और राइट्स, रेलवे विभाग की दो बड़ी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इरकॉन एंड राइट्स। इरकॉन क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करता है, और राइट्स क्या करता है, कंसल्टेंसी एजेंसी रेलवे से रिलेटेड। तो इरकॉन और राइट्स जो है 15वीं और 16वीं 15th और 16th नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बन गई है। अभी तक 14 नवरत्ना कंपनी थी, ये 15वीं और 16वीं बन गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये ग्रांट करते हैं, इस स्टेटस को ग्रांट करते हैं। इरकॉन और राइट्स लिमिटेड की बात करें, जो इरकॉन है वो स्पेशल कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है रेलवे डिपार्टमेंट्स में, यानी रेलवे के अंदर कुछ आपको ट्रैक बनाना है या फिर आपको रेलवे स्टेशन को बनाना है, तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है इरकॉन जो है। ठीक है, जिसको अभी स्टेटस मिला है। और राइट्स क्या है, ये इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस तरीके की ये कंपनी। ठीक है, 2024 में इसको 50 साल हो जाएंगे बने हुए। ये पहली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी रेलवे विभाग के अंदर। कौन सी, राइट्स। राइट्स जो है पहली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी रेलवे डिपार्टमेंट में, और इरकॉन सेकंड थी। और आज दोनों को ही नवरत्ना स्टेटस मिल गया है। पहले इनको मिनी रत्ना 1 स्टेटस मिल चुका है, तभी नवरत्ना मिलता है। नवरत्ना स्टेटस जो है 1997 से देना शुरू कर दिया है। ठीक है, जो बोर्ड है नवरत्ना का, इसके पास जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, इसके लिए डेलीगेटेड पावर्स आ जाती है। यानी जिसको भी स्टेटस मिलता है ना, आपको इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स बढ़ जाती हैं, एक्सपेंडिचर की लिमिट बढ़ जाती है। तो ये सारे फॉर्मूले, ये सारे फायदे होते हैं ये स्टेटस मिलने का। क्राइटेरिया क्या होता है, आपको पिछले 5 साल में,
या फिर कम से कम पिछले 3 साल में एक्सीलेंट या वेरी गुड रेटिंग को अचीव करना है। किस चीज की रेटिंग में? आपको इन सब चीजों के अंदर वेरी गुड या एक्सीलेंट रेटिंग को अचीव करना है पिछले 3 या पिछले 5 साल में। यानी 60 से ज्यादा स्कोर करना है इन 6 स्पेसिफिक पैरामीटर के अंदर। आपका नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ कितना है? मैन पावर कितनी है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्सेस कितना हो रहा है आपका? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू टर्नओवर कितना हो रहा है? पर शेयर आप अर्निंग कितनी कर रहे हो? इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसी है आपकी? इन सब चीजों के आधार पे आपको नवरत्ना स्टेटस दिया जाता है। और जिनको भी नवरत्ना चाहिए उनके 4 इंडिपेंडेंट बोर्ड डायरेक्टर होना चाहिए और उसके बाद आप 1000 करोड़ तक की बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे आप जो है वो मतलब कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 1000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट बिना गवर्नमेंट से पूछे आप कर सकते हो अगर आपको नवरत्ना स्टेटस मिल जाता है तो। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करें, इसके एमडी कौन है? ब्रिजेश कुमार गुप्ता। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, 1976 में बनती है। और राइट्स लिमिटेड जो है 1974 में बनती है, तभी 2024 में जो है इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और एमडी इसके राहुल मित्तल है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज थी इसके बारे में, यानी कि नवरत्ना स्टेटस के बारे में। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की लिस्ट आई है और इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट 2023 के अंदर कौन है उसको देखते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा रिच पर्सनालिटी जो है वो है मुकेश अंबानी। ठीक है, जिनका जो वर्थ है, जिनका जो पैसा है 92 बिलियन यूएस डॉलर है। ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। इंडिया की टॉप फोर्ब्स इंडिया 100 रिचेस्ट में, फोर्ब्स की जो इंडिया कैटेगरी है उसमें ये टॉप है। मुकेश अंबानी रिचेस्ट इंडियन बन गए हैं। 2022 में सेकंड स्पॉट पे आ गए थे, लेकिन अब फिर से फर्स्ट आ गए हैं। सेकंड नंबर पे गौतम अडानी रहे, एक बार लिस्ट देख लीजिए। पहले पे मुकेश अंबानी रहे, ठीक है, फिर गौतम अडानी, फिर शिव नादर, फिर सावित्री जिंदल। ये इंडिया की सबसे अमीर महिला है, सावित्री जिंदल। राधा कृष्ण धमानी, सेरस पूनावाला और हिंदुजा फैमिली। ये जो है किस कंपनी के मालिक है ये आप देख सकते हो और कितना इनका पैसा है वो भी देख सकते हो। तो मुकेश अंबानी फर्स्ट है, गौतम अडानी सेकंड है। ठीक है, उसके बाद फीमेल की बात करें तो टोटल 9 विमेन्स टॉप 100 में है। सावित्री जिंदल 4th रैंक पे है इंडिया में। ठीक है, फिर रेखा झुनझुनवाला, विनोद गुप्ता, रेणुका जगतायनी, लीना तिवारी, मल्लिका श्रीनिवासन, अनु आगा, फागुनी नायर और किरण मजूमदार। ये टॉप 9 है जो इंडिया में टॉप 9 है और फोर्ब्स की लिस्ट में भी इनका नाम है। ठीक है, उसके बाद न्यू एंट्रेंट्स की अगर बात करें तो 3 न्यू एंट्रीज फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट के अंदर ली गई है। एक तो धानी फैमिली ने, रेणुका ने और केपी रामास्वामी ने। ठीक है, इन तीनों की नए नाम है जो पहले नहीं थे, इस साल आए हैं। अब नेक्स्ट जो है क्या बताया जा रहा है कि वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 इंडिया में कौन है। वर्ल्ड में तो चलो कौन सी कंपनी जो है बेस्ट एम्प्लॉयर की फर्स्ट रैंक पे जाती है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स साउथ कोरिया की। सेकेंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स का, अल्फाबेट यूनाइटेड स्टेट्स का और एनटीपीसी लिमिटेड इंडिया का। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो एनटीपीसी लिमिटेड को 260 फर्स्ट रैंक मिला है, 261 रैंक मिला है, लेकिन ये इंडिया में सबसे टॉप पे हो गई है वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर के अंदर। ठीक है, तो एनटीपीसी याद रखेंगे, जिस ये इंडिया की लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी कंपनी है। इतना मेगावाट बिजली ये इंस्टॉल कर देती है और इसको 1975 में स्टैब्लिश किया। ठीक है, इतनी बातें आपको पता लग गई। फोर्ब्स के बारे में बात करें, ये ग्लोबल मीडिया कंपनी है जो बिजनेस, इन्वेस्टिंग, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, लाइफस्टाइल इन पे ध्यान रखती है। इसके सीईओ है माइक फेडरल और हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 1917 में इसको बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ रैंकिंग मिली है ग्लोबल फाइनेंशियर्स सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 के अंदर A+ रैंकिंग मिली है। ठीक है, तो ये जो द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड 30th एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड दिए जा रहे थे, 30वें बेस्ट बैंक अवार्ड दिए जा रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, माराकेश मोरक्को, जहां पे आरबीआई गवर्नर को भी, हमारे शक्तिकांत दास को भी A+ रैंकिंग मिली है। और किसको मिली है? थॉमस जे जॉर्डन जो स्विस नेशनल बैंक के हैं, या युएन थी होंग जो वियतनाम के स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, उनको ये A+ रैंकिंग मिली है। सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड की बात करें, हर साल पब्लिश हो रहा है
ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अंदर, ठीक है, 101 कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। द ग्रेड्स आर बेस्ड फ्रॉम स्केल ए टू एफ। ए टू एफ के बीच का स्केल मिलता है। ए का मतलब एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जो इंडिया को मिला है, एफ का मतलब आउटराइट फेलियर यानी कि बहुत बुरा। ग्रेड्स आर बेस्ड ऑन सेंट्रल बैंक गवर्नर सक्सेस। जो आपके गवर्नर है केंद्रीय बैंक के, सेंट्रल बैंक के, उन्होंने कितना सक्सेस अचीव किया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने में, करेंसी स्टेबिलिटी में, इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट में, कितना अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस जो है वो 1987 में फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, जो इस रैंकिंग को देता है, ग्लोबल फाइनेंस। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, Sberbank become first Russian bank to registered with SEBI as foreign portfolio investor। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन होते हैं? ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जो इंडिया में इक्विटीज, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, रशियन स्टेट ओन्ड स्पर बैंक हैज बिकम फर्स्ट रशियन बैंक। ठीक है, स्टेट ओन्ड है, सरकारी है। ये पहला सरकारी रशियन बैंक है जिसको कैटेगरी IFPI लाइसेंस मिला है। आप कहोगे IFPI क्या होता है? IFPI का मतलब क्या होता है कि ये कोई ना कोई सरकारी होने चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ सरकार, गवर्नमेंट ओन्ड होने चाहिए। ठीक है, इनको IFPI लाइसेंस कहते हैं। ये उन्हीं को दिया जाता है, IFPI लाइसेंस उन्हीं को दिया जाता है जो गवर्नमेंट रिलेटेड फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे बैंक है, सोवरन वेल्थ फंड है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो स्बर बैंक को भी ये पहला रशियन बैंक बन गया है सेबी के साथ रजिस्टर करने वाला एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह। ठीक है, अच्छा, ये क्या बताया जा रहा है? जो मॉस्को हेडक्वार्टर स्बर बैंक है उसको 10 मई 2010 में अप्रूवल मिल गया था और 2011 से उसने अपना काम भी शुरू कर दिया था न्यू दिल्ली के अंदर अपनी ब्रांच को ओपन करके। जैसे ही ये फर्स्ट रशियन बैंक इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रहा है सेबी में, तो टोटल 5 रशियन बैंक्स जो हैं वो इंडिया में आ जाते हैं। ये कौन कौन आ गए? अल्फा कैपिटल मैनेजमेंट, फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट, आइगोर नोस्को और वोलोड रोजानोव। पांचवा कौन है? स्पर बैंक है, जो पहला रशियन बैंक बन गया है सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने वाला। पहले 4 थे, अब जो है ये 5वां है। तो आप कह रहे हो मैडम ये फर्स्ट कैसे है? फर्स्ट है IFPI लाइसेंस लेने वाला, यानी गवर्नमेंट बैंक फर्स्ट है। वैसे 5वां बैंक है जो इंडिया की सेबी में रजिस्टर्ड हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज है, लास्ट न्यूज है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 181 मिलियन US डॉलर का लोन जो है वो इम्प्रूव कर दिया है, यानी अप्रूव कर दिया है अहमदाबाद एरियाज के पैरी अर्बन एरियाज को अच्छा करने के। ये पैरी अर्बन एरियाज क्या होते हैं? जैसे अहमदाबाद है, ये आउटस्कर्ट्स है, इन एरियाज को अच्छा करने के लिए, यानी अहमदाबाद को एक्सपैंड किया जा रहा है क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 181 मिलियन US डॉलर जो है वो लोन इसको दिया है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक, इस न्यूज से रिलेटेड इतना ही है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी न्यूज थी इस हफ्ते की। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब चीजें समझ आई है। आपको ये बताना है कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ और कौन 2 गवर्नर हैं और कौन 2 सेंट्रल गवर्नर हैं जिनको ये A+ रैंकिंग मिली है, जिनको A+ रैंकिंग मिले हैं, और 2 कौन RBI मतलब कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, अपने देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर है। एक तो हमारे हैं RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, 2 और कौन है, किस देश के हैं, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। उम्मीद करती हूँ आप लोग आराम से आंसर कर पाएंगे और बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।